अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जी आज हम डिस्कस करने चले हैं मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसमें जो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा दिस विल बी फ्रॉम द रिड्यूस सिलेबस। तो रिड्यूस सिलेबस में बेटा जी हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो शुरू होता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 19.5। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हम जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पे जाके हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो मैस में कन्वर्ट हो सकता है और मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। टॉपिक्स तो इसके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं जो है हमारे रिड्यूस सिलेबस में से, लेकर उसका क्वेश्चन शामिल है तो मैं बात इस पर थोड़ी सी करता हूँ। देखिए जो कहा गया कि एक स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसमें एनर्जी तो हमारे पास बढ़ जाएगी सर, क्योंकि दो किस्म की एनर्जी होगी, रेस्ट मास एनर्जी भी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी। ठीक है, तो क्या उसका मैस भी बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो बेटा इस केस में जो उसकी एनर्जी है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक उसका रेस्ट मैस एनर्जी है और एक उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। डेफिनेटली एनर्जी तो इसकी ज़्यादा है, तो सर क्या वो मैस में भी कन्वर्ट होगी? तो देख लेते हैं सर। हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ डेल्टा एम इज इक्वल टू सर डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। सर देखते हैं कितना मैस बढ़ेगा। सर ये डेल्टा ई ओवर सी स्केयर। अब देखिए जितना भी एनर्जी स्टोर हो गया, लेट इसे 1 जूल एग्जांपल ले रहा हूँ, इतनी एनर्जी तो नहीं है, तो यहाँ इसका स्क्वायर लेंगे 3 इंटू 10⁻⁸ का, तो 9 इंटू 10⁻16 आएगा। जब ऊपर मूव करेंगे तो -16 kg का चेंज होगा। माइन्यूट इंतहाई म्यूट जो है माइन्यूट चेंज है, ना होने के बराबर। तो लिहाजा हम यही कहते हैं कि जी सर जो हमारे पास एनर्जी जो मैस में चेंज आएगा स्प्रिंग के दैट वुड नॉट बी नोटिसेबल। तो इतना ज़्यादा जो है वो चेंज कम है कि हम कहेंगे नो चेंज ऑलमोस्ट। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो पहले जो है वो रेड ही क्यों अपीयर होता है? तो बेटा हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ को हीट अप करना शुरू करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक में, तो सर उसमें जो रेडिएशन निकलती हैं वो सबसे पहले बड़ी वेवलेंथ की होंगी। कम टेम्परेचर पे जो रेडिएशन एमिट होंगी वो हाई वेवलेंथ की होंगी। तो विजिबल कलर में जो सबसे बड़ी वेवलेंथ का कलर है दैट इज़ रेड। तो सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने एक प्लेटिनम वायर को जो है वो हीटअप किया था, वो पहले डल रेड, चेरी रेड, ऑरेंज रेड टेम्परेचर्स पे, मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे मुख्तलिफ उसके कलर जो है वो बेटा अपीयर हो गए। तो हम ये कहेंगे बिकॉज टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, कि कम टेम्परेचर पे ज़्यादा वेवलेंथ के कलर होते हैं। तो सो दिस इज द रीज़न वाई रेड कलर अपीयर्स फर्स्ट एट लो टेम्परेचर। तो ये रीज़न है इसकी। जी सर नेक्स्ट चलिएगा सर। अब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेडिएशन की एमिशन है वो बढ़ती है, इज इक्वल टू सिग्मा T4 था। सिग्मा इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें तो देन व्हाट, ये तो कांस्टेंट है सिग्मा, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद द एनर्जी? तो यू कैन सी दैट एनर्जी वुड बिकम 16 टाइम्स। तो डेफिनेटली सिंपली आप ये फार्मूला लगाएंगे तो यू वुड सी सर जो एनर्जी एमिशन होगी वो दैट वुड बिकम 16 टाइम्स इफ टेम्परेचर इज डबल्ड। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास दो बीम हैं बेटा, एक बीम जो है वो रेड की है और एक ब्लू की है, तो किस में फोटॉनों की तादाद ज़्यादा होगी? देखिए पहले तो है सिंगल फोटॉन के लिए, सिंगल फोटॉन जो है बेटा उसके लिए एनर्जी का फार्मूला होता है HF। तो अगर पूरी बीम हो जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ 2HF 3HF और जनरल क्या बन जाएगा NHF। यहाँ हम वेवलेंथ से रिलेट करें तो HC और लैम्डा आएगा। एनर्जी दोनों की सेम है। अगर ये पैरामीटर सेम है तो इसका मतलब वेवलेंथ जो है बेटा जी हम यहाँ देखते हैं वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो सर फिर अब यहाँ से नज़र आ रहा है कि वेवलेंथ किससे ज़्यादा है, वो तो रेड की है, तो उसी में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे। रेड विल हैव मोर फोटॉन्स। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा रेड विल हैव मोर फोटॉन्स। बेटा रेड कलर में फोटॉन ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट सर चलते हैं जी। किस फोटॉन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी? तो हम जानते हैं बेटा जी हमारे पास E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा है। तो सर जिसकी वेवलेंथ सबसे जो है हमारे पास ज़्यादा होगी उसी की एनर्जी कम होगी। सर उसने कहा कैरीज द मोस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें होगी? सर देखते हैं इनमें से रेड, ग्रीन और ब्लू।
इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? जिसकी वेवलेंथ कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो डेफिनेटली ब्लू कलर होगा। सर उसकी वजह क्या है? देखिए मैं यहाँ पूरा स्पेक्ट्रम ड्रा कर देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। बेटा जी इधर जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती है, तो इनमें से सबसे कम वेवलेंथ जो है ब्लू की है, तो एनर्जी भी ब्लू की ज़्यादा होगी। फिर किसकी बारी आएगी बेटा? ग्रीन की। और फिर किसकी बारी आएगी? रेड की। सर मोमेंटम भी पूछा है, तो बेटा याद रखिए कि मोमेंटम के फार्मूला में भी वेवलेंथ इन्वर्सली है, तो जिस फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है उसी का मोमेंटम ज़्यादा होता है। ये एक फार्मूला और भी हम प्रूव करते हैं, E=PC, याद रखें सर। जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसी का मोमेंटम ज़्यादा, तो अगर ब्लू की एनर्जी ज़्यादा है तो डेफिनेटली ब्लू का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और सबसे कम जो है वो रेड का होगा। तो क्वेश्चन ये था कि अब किसकी एनर्जी ज़्यादा है? ब्लू की। किसका मोमेंटम ज़्यादा है? ब्लू कलर का। सर नेक्स्ट, लोअर एनर्जी क्वांटा किसके होंगे? बेटा स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए सारा, ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर देख सकेंगे। एक्सरेज है, यहाँ गैमा रेज है, यहाँ इंफ्रारेड, यहाँ माइक्रोवेव्स है, और यहाँ है बेटा जी रेडियो वेव्स। ये सारा हमारा स्पेक्ट्रम है। तो अब इनसे पूछा किसकी एनर्जी जो है वो कम होगी? आपको नज़र आ रहा है किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उसी की एनर्जी कम है। किसकी एनर्जी इन दोनों में से कम होगी? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा, तो वो रेडियो की। बेटा जी रेडियो की एनर्जी जो है वो कम होगी बेटा। रेडियो वेव्स हैज़ लोअर एनर्जी। ठीक है सर, इट्स क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन था, सिंपल बेटा। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ, ये हाफ लाइफ में से क्वेश्चन है कि बताइए ब्राइटनेस जो है वो क्या बताती है? तो हमने पढ़ा था जितनी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होते हैं। ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। असल में मॉडर्न फिजिक्स में नंबर ऑफ फोटॉन्स को हमने इंटेंसिटी कहा था। तो 60 वाट के बल्ब की इंटेंसिटी कम होगी और जो 100 वाट बल्ब है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो फोटॉनों की तादाद बढ़ती है ब्राइटनेस से। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जो ब्राइटनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? सर नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। यस, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती बेटा। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन ज़रा टेक्निकल है, ज़रा तफसील से सुनिएगा कि कुछ डाइस पे अल्ट्रा वायलेट लाइट फेंकी जाए तो वहाँ से विजिबल लाइट निकलती है, इंफ्रारेड फेंके तो वहाँ से विजिबल लाइट नहीं निकलती। तो पहले तो मैं आपको दोबारा से इस पे जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया ये वाला, तो आप ये इसी स्पेक्ट्रम में ज़रा गौर करें कि ये हमारे पास अल्ट्रा वायलेट है नीचे, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ इंफ्रारेड है, दोनों इज इनविजिबल में। विजिबल सिर्फ इतना सा होता है प्लीज़, ये विजिबल अगर गौर कर लें, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। अल्ट्रा वायलेट भी इनविजिबल में आता है और इंफ्रारेड भी इनविजिबल। तो कहते हैं कुछ मटेरियल्स पे अल्ट्रा वायलेट लाइट फेंकें तो वहाँ से विजिबल लाइट निकलती है ये वाली, लेकिन इंफ्रारेड फेंके तो विजिबल लाइट नहीं निकलती। क्यों? उस पर हम इसका सवाल का जवाब देंगे। सर ज़रा देखिए बेटा, मैं फर्ज करता हूँ बेटा इससे कि कोई मेरे पास मटीरियल है, जैसे एटम है, और उसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अल्ट्रा वायलेट फोटॉन फेंका। ये लेट आई से कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन है, लेट आई से, ईजी बात कर लो। वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा, जब वो डी एक्साइट होकर नीचे आएगा स्टेप वाइज, तो सर यहाँ से 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन निकलेगा, यहाँ से फिर 25 का, फिर यहाँ से 25 का, और फिर यहाँ से 25। अब आप गौर करें ये कम एनर्जी का फोटॉन होगा, तो अल्ट्रा वायलेट से कम ऊपर कौन सा इलाका शुरू होता है एनर्जी का? विजिबल। तो सो अल्ट्रा वायलेट जो है वो कैन एमिट विजिबल लाइट। लेकिन अब आप इंफ्रारेड फोटॉन फेंकें यहाँ, तो इंफ्रारेड फोटॉन अगर फर्ज करें यहाँ से एक्साइट करता है, तो इंफ्रारेड के केस में इससे भी कम एनर्जी का डी एक्साइटेशन होगी जब वापस आएगी, तो उससे भी कम एनर्जी, तो इंफ्रारेड से कम तो एनर्जी माइक्रोवेव, रेडियो वेव, वो बिल्कुल इनविजिबल है। तो लिहाजा इंफ्रारेड जो है वो कैन नॉट एमिट विजिबल, वो विजिबल नहीं निकाल सकते बेटा, क्योंकि अपने से कम निकलता है ना बाकी डी एक्साइटेशन में। ये डायरेक्ट एक्साइटेशन है और ये स्टेप वाइज ट्रांजिशन हुई है, तो इसकी अपनी एनर्जी ज़्यादा थी, तो अब उससे कम एनर्जी के फोटॉन निकले हैं, तो उससे कम एनर्जी विजिबल में थे। तो इंफ्रारेड तो पहले ही कम एनर्जी का है, तो अब जो है इससे कम वाले माइक्रोवेव निकलेंगे स्टेप वाइज ट्रांजिशन, तो बिल्कुल ही इनविजिबल होंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए बेटा जी। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब सवाल पूछा कि डिमर लाइट जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगी कि ब्राइट? तो ब्राइट, क्योंकि हमने पढ़ा है
कि नंबर ब्राइटनेस जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। बेटा याद रखें, पूरा टॉपिक इसमें आ जाता है। जितनी फोटॉनों की तादाद ज़्यादा होगी उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो लिहाजा कौन सी लाइट जो है वो ज़्यादा फोटॉन निकालेगी बेटा? ब्राइट लाइट विल इजेक्ट मोर लाइट इलेक्ट्रॉन। ब्राइट लाइट विल इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं जी। फिर वही क्वेश्चन पूछा कि हायर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेगी या लोअर वाली। तो बेटा फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि असल में जो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ फोटॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं वो डिपेंड करते हैं सर हमारे पास जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं उतने ही ज़्यादा होंगे जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होंगी, और उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फोटॉनों पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा जी। सर जब किसी मटेरियल पे लाइट शाइन होती है, फोटॉन आता है, तो क्या अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है अपना मोमेंटम? यस, बिल्कुल ट्रांसफ़र करता है। आपने हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी और बाकी मटेरियल में हमने पढ़ा है कि आने वाला फोटॉन जो है वो दैट डिलीवर्स ऑल ऑफ इट्स मोमेंटम टू द इलेक्ट्रॉन, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था। We don't observe Compton effect with visible light. बेटा it is possible with X-rays. बेटा Compton effect X-rays से होता था। विजिबल लाइट जो है उसकी एनर्जी तो बेटा बहुत कम है, 1.77 से लेकर 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है विजिबल लाइट की एनर्जी, तो बहुत कम है। सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस कॉम्पटन इफेक्ट। सर कॉम्पटन इफेक्ट किससे पॉसिबल है? सिर्फ एक्सरे से। ठीक है सर, आगे चलते हैं जी बेटा जी। नेक्स्ट है, क्या पेयर प्रोडक्शन जो है वो वैक्यूम में पॉसिबल है? ऐसा असल में सोचने भी हम क्यों मजबूर हुआ ये था कि एक हमारे पास हैवी मटीरियल पर हमने एक फोटॉन फेंका था और वहाँ से क्या निकला था? एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था। तो हुआ क्या सर? फिर हमने ये देखा कि न्यूक्लियस में कोई चेंज आया है? सर न्यूक्लियस में तो कोई चेंज नहीं आया था। तो फिर हमने सोचा फिर तो कोई भी फोटॉन जाते हुए खुद ही डिके होकर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा सोचा लोगों ने, फिर क्या वैक्यूम में भी ऐसा होगा? तो फिर बाद में बात हुई कि ऐसा नहीं है, ये जो न्यूक्लियस है ये असल में इस फोटॉन का जो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट जो है उसे कंजर्व करता है, इट टेक्स अ रिक्वायर। तो आप कैन पेयर प्रोडक्शन, इसका आंसर है नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस क्या करता है? टेक्स रिक्वायर टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ओके सर, आगे चलते हैं। सर यही सवाल पूछा गया है कि क्या इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी? नो, इट इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसा करने से रुकता है। मैंने भी पढ़ा कि एक फोटॉन आया था तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ था? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इन दोनों का मिला के चार्ज कितना है? इन दोनों का ज़ीरो है। तो फोटॉन का चार्ज भी ज़ीरो है। यस, चार्ज ऑफ फोटॉन ज़ीरो है बेटा। तो बाद में चार्ज ज़ीरो ही रहना चाहिए। तो अगर एक कोई प्रोड्यूस होगा वो तो चार्ज वाला होगा, अगर पॉजिट्रॉन हुआ तो प्लस चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ तो नेगेटिव। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि चार्ज कंजर्व नहीं रहता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो विच विल हैव सर मोर स्पीड। तो लेमडा जो है दैट इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। कहा गया कि वेवलेंथ सेम है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो सर किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? जिसका मास कम है। तो सर किसका मास कम है? इलेक्ट्रॉन का मास कम है प्रोटॉन से, तो लिहाजा स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन द स्पीड। कॉमन सेंस है बेटा कि हल्का पार्टिकल जो है वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। नेक्स्ट सर, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हमें क्रिकेट बॉल से नज़र नहीं आती नज़र। उसकी वजह क्या है? वजह ये है क्रिकेट बॉल का मैच बहुत ज़्यादा, तो वेवलेंथ बहुत कम है। इतनी छोटी वेवलेंथ होगी कि उससे हम जो है वो मतलब प्रोसेसेस जो हैं वो ऑब्जर्व नहीं करते, जो कि हमारे पास कोई वेव शो कर सकती है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन वगैरह,
तो हम कहते हैं इसके साथ वेव एसोसिएटेड नहीं। सर किससे वेव एसोसिएट होती है? एक इलेक्ट्रॉन से जो वेव है वो हमें नज़र आएगी, क्योंकि जिसका मैस कम उसके वेवलेंथ बड़ी होगी। तो आप वी डू नॉट नोटिस का इसका आप कहेंगे इट इज़ बिकॉज ऑफ greater mass of ball, because it is clear that the larger the mass smaller would be the wavelength। तो इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है इसलिए हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मटेरियल पार्टिकल्स के लिए याद रखें। सर ये मटेरियल पार्टिकल्स का, ये फोटोन पे नहीं लग सकता। फोटोन जो है आप जानते हैं इज इक्वल टू AC और लैम्डा लगता है, जिसका जो है रेस्ट मैस 0 है और वो c स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाला पार्टिकल है। तो ये बाकी पार्टिकल्स के लिए सिर्फ सर ये मटेरियल पार्टिकल्स के लिए याद रखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन वाली। अच्छा, सवाल ये पूछा गया कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है सर, विच हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, एनर्जी होगी सेम, इसे कांस्टेंट कर दिया। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा? जिसका मैस ज़्यादा है। तो इनमें सबसे ज़्यादा मैस किसका है? अल्फा का है। फिर किस कौन से पार्टिकल्स हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। फिर किसकी बारी है? न्यूट्रॉन की। फिर किसकी बारी है? प्रोटॉन की। फिर किसकी बारी है? इलेक्ट्रॉन की। तो सर पूछा गया कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? तो आंसर है अल्फा पार्टिकल। आंसर इज अल्फा पार्टिकल। सर क्यों? क्योंकि जिसका मैस सबसे ज़्यादा है बेटा उसी की वेवलेंथ कम होगी ना। तो मैं उल्ट करके लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट वेव बड़ी होगी, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन और फिर अल्फा आएगा। तो ये है ना शॉर्टेस्ट वाला। तो पूछा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किससे अटैच होगी? तो दैट वुड बी अल्फा पार्टिकल। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ वेव, व्हेन डज इट बिहेव एज अ पार्टिकल? बेटा जी पहले तो बात है कि इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में लाइट ने कैसे बिहेव किया था? वेव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन में लाइट कैसे बिहेव करती है? लाइक अ पार्टिकल। तो और जनरल बात जब डी ब्रॉय ने भी एक्सप्लेन किया कि व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग इट इज मूविंग, so it behaves like a wave, और when it interacts it behaves like a particle। अगर मैं आसान लैंग्वेज में कहूँ तो जो ऐसा आगे उससे एक सामने मटेरियल होता है वैसा ही बिहेव करती है। अगर ये चल रही है एयर में से तो वेव हो जाएगी, जब ये आकर टक्कर मारेगी मटेरियल को तो खुद भी मैटर बन जाएगी, पार्टिकल के तौर पर बिहेव करेगी। सो व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, बट व्हेन इट इंटरेक्ट्स डेफिनेटली इट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल। आगे चलते हैं सर कहानी को लेकर। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के क्या एडवांटेजेस है? मैंने आपको पढ़ाया क्लास में, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। सर क्या? कि पहला तो ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मोर रेजोल्यूशन होगी सर इसकी, और जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन कम है। सर यहाँ लिखेंगे आप मोर रेजोल्यूशन। मोर रेजोल्यूशन सर कितनी होती है? 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। और इसकी कितनी होती है? लेस रेजोल्यूशन सर 0.2 माइक्रोमीटर है। ये माइक्रो है, ये बड़ा है, ये नैनो है, ये छोटा है। तो जो जितनी छोटी चीज़ को देख ले उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मोर रेजोल्यूशन। दूसरी बात, ये सरफेस की चीज़ों को आमतौर पर देख सकती है, लेकिन ये जो बिल्कुल मटेरियल के अंदर डेप्थ के डिफेक्ट्स वगैरह हैं उनको भी देख लेती है। तो सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ बेटर देन सर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम वो भी चीज़ें देख लेते हैं कि जो हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। तो सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 19। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आप लोग इसे की बुक से भी तफसील से याद करेंगे, लेकिन यहाँ भी उसके हिंट्स मैंने सारे आपको दे दिए बेटा जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।